हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने शुरू किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको। तो आज हम इस कड़ी में करने वाले हैं 1/12/2021 को हुआ एसएससी जीडी कांस्टेबल का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, जिसमें हम आज करने वाले हैं जीके और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस। आज हम इन सभी 25 क्वेश्चंस को करेंगे और इनके सभी जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया था। ऑप्शन 4 2018, 2020, 2019, 2021। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 2019। भारत में जो अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम है वो वर्ष 2019 में लागू किया गया था। ये जो अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम है, ये क्या है? ये एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की कोशिश है जिससे जो हमारे गरीब जमा करता है, जो अपनी कमाई को कहीं पे सेविंग के लिए जमा करते हैं कि हम यहाँ पे अपना पैसा जमा कर लेते हैं और बाद में पैसा इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पे उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए ये नियम बनाया गया था। ठीक है, ये जो नियम है इसको 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। किसके द्वारा? हमारे जो वित्त मंत्री है श्रीमती सीतारमण जी द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, और ये जो कानून है, ये जैसे हमारे कुछ लोग होते हैं, जैसे चिट फंड वगैरह के नाम पे या किसी लॉटरी वगैरह के नाम पे जो पैसा जमा करते हैं, वो लोग, जो गरीब लोग हैं जो वहाँ पे पैसा जमा कर रहे हैं, उनके साथ कोई फ्रॉड ना करे, उस चीज़ को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। और ये कानून बनाया गया था हमारा 2019 में। ओके, आगे देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षा पर्व का आयोजन किया था? तो ये हमारा किया था शिक्षा मंत्रालय ने। ये हमारा किया था शिक्षा मंत्रालय ने। और जब ये 2021 में शिक्षा पर्व मनाया गया था, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इसकी थीम थी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल schools, learning from schools in India। 2021 में जब ये पर्व मनाया गया था, इसकी जो थीम थी वो थी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। ठीक है, और ये जो पर्व मनाया गया था, ये मनाया गया था 7 सितंबर से 17 सितंबर तक। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक। और इस पर्व को जो मनाने का उद्देश्य था, पर्व को मनाने का जो उद्देश्य था वो था सभी सत्रों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना। हमारे जो स्तर हैं, जैसे पूर्व प्राथमिक है, उच्च है, माध्यमिक है, इन सभी जो स्तर हैं यहाँ पे निरंतरता शिक्षा के अंदर वो सुनिश्चित करनी थी। ठीक है, और अब जब 2023 में जो शिक्षक पर्व या शिक्षक दिवस मनाया गया है, ये हमारा मनाया जाता है 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 2023 में जब मनाया गया, उसकी जो थीम थी, उसकी थीम थी हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। 2023 का जो शिक्षक दिवस था हमारा, उसकी जो थीम थी वो थी हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। और 5 दिसंबर को जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो वो जाना जाता था इक्ता के रूप में, वो जाना जाता था इक्ता के रूप में। इसमें क्या होता था, जो दिल्ली के सुल्तान होते थे वो अपने कमांडर नियुक्त कर देते थे। ठीक है, जैसे ही कोई प्रदेश को जीता जाता था उस प्रदेश के ऊपर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, उसको बोला जाता था इक्तादार। क्या बोला जाता था? इक्तादार। और वो जो प्रादेशिक इकाई या जो भूभाग होता था उसको बोला जाता था इक्ता। और इक्तादार जो प्रादेशिक इकाई या जो भूभाग से जो भी मतलब इकट्ठा करता था पैसा राजस्व के रूप में, वो उसे तनख्वाह के रूप में दिया जाता था। मतलब एक इक्तेदार नियुक्त कर दिया, उसको एक भूभाग दे दिया, आप यहाँ से कर्ज वसूल कीजिए और अपनी सैलरी लीजिए। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें उशर की, उशर क्या होता था? उशर जो भूमि थी, जो क्या थी? भूमि थी। कौन सी? कृषि योग्य। कृषि योग्य भूमि रखने का जो अधिकार था वो मुस्लिम्स के पास था। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम्स कृषि करना चाहता था तो उसको मुस्लिम बनने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो उसको पहले मुस्लिम बनना पड़ता था, फिर उसको कृषि योग्य भूमि दी जाती थी। और उससे जो पैसा लिया जाता था लगान के रूप में या कर्ज के रूप में, वो होता था उसकी जो फसल होती थी उसका 10वां हिस्सा, फसल का 10वां हिस्सा। और वो जो 10वां हिस्सा होता था उसको बोलते थे उशर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें खराज की, तो खराज क्या होता था? खराज जो गैर मुस्लिम्स थे, कौन थे? जो गैर मुस्लिम्स थे उनके पास जो भी भूमि होती थी कृषि योग्य भूमि से अलग, उस भूमि के ऊपर मुस्लिम शासकों द्वारा जो कर लगाया जाता था, भूमि कर या कर लगाया जाता था, उसको बोला जाता था खराज। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंस ओपन टेनिस का खिताब, एकल खिताब जीता था? ये जीता था आर्याना सबालेंका ने, आर्याना सबालेंका ने। और अब जो 2023 में लिंस ओपन टेनिस हुआ है, ये हुआ था हमारा 5 फरवरी से 12 फरवरी तक, 5 फरवरी से 12 फरवरी। और ये जो जीता था वो जीता था ए पोटावोआ ने, ए पोटावोआ। ठीक है, ये हमारा जीता था ए पोटापोवा ने। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी, कृष्णा हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है भारत की, उसकी एक सहायक नदी है, वो है घटप्रभा, वो है घटप्रभा। ठीक है, जो कृष्णा नदी है ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के पास एक पर्वत है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। तो ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर है, लगभग 1400 किलोमीटर है। और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें परिणीता की, जो परिणीता है ये है गोदावरी की सहायक नदी। किसकी? गोदावरी की। किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये जो परिणीता है इसके अलावा भी कुछ और सहायक नदियां हैं काफ़ी सारी, लेकिन जो गोदावरी की मेन सहायक नदी है वो है परिणीता। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पूर्णा की, तो पूर्णा है ताप्ती नदी की सहायक नदी। किसकी? ताप्ती नदी की सहायक नदी। और ये जो है ये मेनली मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मंजरा की, तो मंजरा भी गोदावरी की ही सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की। गोदावरी नदी की सहायक नदी है और ये मोस्टली महाराष्ट्र
तेलंगाना और कर्नाटका में बहती है। ठीक है। परिणीता और मंजरा दोनों ही गोदावरी की सहायक नदियां हैं। घटप्रभा कृष्णा की, और जो पूर्णा है वो ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 2020 में खालिस्तान पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। तो ये कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका अब नाम बदल दिया गया है। और ये जो नाम बदला गया है, ये बदला गया है अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 से पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है खेल और युवा मंत्रालय द्वारा। खेल और युवा मंत्रालय द्वारा, हमारा जो खेल और युवा मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट भवन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और शुरू में जब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में, 1992 में। और इस पुरस्कार को सबसे पहले दिया गया था हमारे शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथ आनंद को। ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट ये दिया गया है 2022 में, ये दिया गया है शरथ कमल को, शरथ कमल को, शरथ कमल। और ये जो शरथ कमल है, ये हमारे टेनिस प्लेयर है। ठीक है, 2022 में लेटेस्ट इनको दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ये हमारा स्थित है मुंबई में। और मुंबई में कहाँ, जो मुंबई का बांद्रा और कुर्ला परिसर है, बांद्रा कुर्ला परिसर, उसके अंदर सेबी का मेन मुख्यालय स्थित है। ठीक है। अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी हमारा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और हमारा जो पूंजी बाजार है, भारत का जो पूंजी बाजार है, उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया है सेबी। इसका जो मेन मुख्यालय है वो है बांद्रा, मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर में। और इसके जो क्षेत्रीय, अगर हम मुख्यालयों की बात करें, तो भारत में 4 इसके क्षेत्रीय मुख्यालय है। जो नॉर्थ में है वो है दिल्ली में, नॉर्थ वाला है दिल्ली में। और जो ईस्ट वाला है वो है कोलकाता में। और जो वेस्ट वाला है वो है अहमदाबाद में। और जो साउथ का है, साउथ वाला है चेन्नई में। ठीक है। तो इसके जो मेन मुख्यालय वो मुंबई में है, और जो अलग क्षेत्रीय हैं वो दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई में। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो चलिए। अहोम राजवंश वो असम में था, गजपति राजवंश उड़ीसा में था, सरकी राजवंश जो था वो दिल्ली में था। कहाँ था? दिल्ली में। ठीक है। और मेवाड़ राजवंश राजस्थान में था।
अब अगर इनकी अलग अलग हम बात करें, जो अहोम राजवंश था वो 13वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। कब? 13वीं शताब्दी में। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी छो लुंग सुकाफा ने। छो लुंग सुकाफा ने। ठीक है। गजपति जो राजवंश था उड़ीसा में जो था, इसकी स्थापना हुई थी 1434 ईस्वी में। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी कपिलेंद्र देव ने। कपिलेंद्र देव। कपिलेंद्र देव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और जो सरकी राजवंश जो दिल्ली में था, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी ख्वाजा जहां द्वारा। ख्वाजा जहां द्वारा। ठीक है। और ये जो ख्वाजा जहां था ये कौन था? ये जो फिरोज तुगलक का पुत्र था सुल्तान महमूद, उसका वजीर था। ख्वाजा जहां कौन था? जो फिरोज तुगलक थे, एक सुल्तान दिल्ली के, उनके जो पुत्र थे सुल्तान महमूद, उसका क्या था? वजीर था। और दिल्ली पे जब तैमूर के हमले हो रहे थे तो दिल्ली का जो सुल्तान था उसका पूरा ध्यान तैमूर की तरफ था, और इसने उस मौके का फ़ायदा उठा के शर्की जो राजवंश था उसकी स्थापना कर दी थी। और ख्वाजा जहान को एक उपाधि दी गई थी, वो थी मलिक उस शर्क। मलिक उस शर्क, ये उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि भी सुल्तान महमूद ने ही दी थी अपने वजीर को। और उसके बाद इसने क्या किया था? सरकी राजवंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेवाड़ राजवंश की, तो मेवाड़ राजवंश की स्थापना हुई थी 728 ईस्वी में। किसके द्वारा? ये हुई थी बप्पा रावल द्वारा। बप्पा रावल। ठीक है। और मेवाड़ राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी वो थी नागदा। क्या थी? नागदा। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो वो होती है जानुका, जिसको हम बोलते हैं नी कैप। जो घुटने के ऊपर की जो टखनी टाइप होता है वो बच्चों में जन्म के समय नहीं होती है, वो बाद में बनती है। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य खालिस्तान का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इन्होंने क्या किया था? जो रामायण है जिसको वाल्मीकि ने लिखा था संस्कृत भाषा में, उसको संस्कृत भाषा में से नेपाली भाषा में अनुवादित किया था। और ये जो भानुभक्त आचार्य है नेपाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, और इनको आदि कवि की उपाधि दी गई थी। किसकी? आदि कवि की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने रामायण को संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवादित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? देखिए, वन आच्छादित क्षेत्र, इसका मतलब है जो किस देश में सर्वाधिक वन है। तो 2019 की जो रिपोर्ट आई थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा थे मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा थे मध्य प्रदेश में। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी 1987 में। सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी? 1987 में। और ये क्या करती है? देश के जो वन आवरण है और वृक्षों का आवरण है उसकी सूची बनाते हैं कि मतलब देश के किस हिस्से में वृक्ष सबसे ज़्यादा हैं और वन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्रों की हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मध्य प्रदेश का। ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा आता है ओडिशा, और ओडिशा के बाद हमारा आता है महाराष्ट्र। ओडिशा के बाद हमारा आता है महाराष्ट्र। ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम हमारा आता है पंजाब। सबसे पहले जो नाम आता है सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र में पंजाब, उसके बाद हरियाणा। सबसे पहले पंजाब, सबसे कम में, उसके बाद हरियाणा। ठीक है। और 2023 में जो सर्वे हुआ था
उसके अकॉर्डिंग भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो वो है हमारा एंजल्स ट्रम्पेट। रात में खिलने वाला फूल क्या है? एंजल्स ट्रम्पेट। इसको हिंदी में कहा जाता है देवदूत की तुरही। देवदूत की तुरही, ठीक है। और ये क्या है कि विषैला पौधा होता है, जहरीला पौधा होता है, ठीक है। और ये कैसा है कि सदाबहार पौधा है। जो फूल जिस पौधे पर लगते हैं वो कैसा है? सदाबहार पौधा है, ठीक है। और जो हमिंग बर्ड होता है वो इसके परागकण में सबसे मेन भूमिका निभाता है। कौन सा? हमिंग बर्ड जो पक्षी है, हमिंग बर्ड जो पक्षी है वो इसके परागकण में सबसे मेन भूमिका निभाता है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट बुक के लेखक हैं? तो वो है हमारे रघुराम राजन जी। रघुराम राजन हमारे क्या रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी थी सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। जो मेन इनकी बुक्स हैं वो है आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, और इसके अलावा है थर्ड पिलर, थर्ड पिलर, ये भी इनकी एक बुक है। और इसके बाद इनकी एक मेन बुक है वो है फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट लाइंस। तो ये इनकी और अन्य 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शशिकांत दास की, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इन्होंने कुछ ज़्यादा किताबें नहीं लिखी है, लेकिन इन्होंने एक डायरी स्टार्ट की थी जिसको बोलते हैं मनी मैनेजर, मनी मैनेजर, मनी मैनेजर नाम से इनकी एक डायरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बिमल जालान की, तो ये भी एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं बिमल जालान, और इन्होंने जो मेन बुक लिखी है वो लिखी है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। उसके बाद इन्होंने लिखी है इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उर्जित पटेल की, ये भी हमारे गवर्नर रहे हैं। इन्होंने जो मेन बुक लिखी है वो है द रियल एक्सचेंज रेट इन इंडिया, द रियल एक्सचेंज रेट इन इंडिया, ये बुक इन्होंने लिखी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखी है बजटरी एक्सपेक्ट्स ऑफ स्टेबलाइजेशन, बजटरी एक्सपेक्ट्स ऑफ स्टेबलाइजेशन, ठीक है। ये इनकी मेन किताबें हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नवंबर 2020 में भारत खालिस्तान ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक गठन आयामों द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, जो स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है वो क्या है? ये जो कृत्रिम उपग्रहों की एक ऐसी प्रणाली है जो विश्व में कहीं भी भू स्पेशियल पोजीशनिंग प्रदान करने में समर्थ होती है। मतलब कि भाई एक ऐसा उपग्रह है जिसको सेट कर दिया जाता है और वो उसकी जो रेंज है उस रेंज में किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट स्थिति बताने के लिए समर्थ होता है, ठीक है। और भारत की जो स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है उसको नाम दिया गया है नाविक, उसको क्या नाम दिया गया है? नाविक। और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है। कैसा कौन सा देश है? चौथा। और विश्व में 5 देशों के पास कुल ये प्रणाली है, ठीक है। इसमें सबसे पहले नाम आता है रूस, सबसे पहले नाम किसका आता है? रूस का। और रूस की जो प्रणाली है उसका नाम है ग्लोनास, ठीक है। रूस के बाद आता है यूरोपीय संघ, यूरोप के जो देश हैं जिन्होंने संघ बनाया हुआ अपना मिलके, वो यूरोपीय संघ। और उसकी जो प्रणाली है उसका नाम है गैलीलियो, उसका
उसका क्या नाम है? गैलीलियो। और उसके बाद नाम आता है चीन का, और चीन की जो प्रणाली है उसका नाम है बेइडो। उसके बाद नाम आता है भारत का, और भारत की जो प्रणाली है उसका नाम है नाविक। और लास्ट में नाम आता है जापान का, और जापान की जो प्रणाली है उसका नाम है QZSS। ठीक है। तो नवंबर 2020 में भारत चौथा इस प्रणाली को रखने वाला देश बन गया था, और टोटल विश्व में 5 देशों के पास ये प्रणाली है। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइंस के निर्माण के लिए ले गए थे? ठीक है। तो जो आज का पाकिस्तान है उसका जो पंजाब है वहाँ पे जो पहली रेलवे लाइंस बनी थी उनको बनाने के लिए हड़प्पा स्थलों से ईंटें ले जाई गई थी। क्या ले जाई गई थी? ईंटें ले जाई गई थी। ओके, उसके बाद एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रहण है। तो यहाँ पे है जो शिव संप्रदाय है उससे जुड़े हुए शैल चित्रों का संग्रह। तो यहाँ पे जो एलिफेंटा गुफाएं हैं इनको धारापुरी गुफाएं भी बोला जाता है। क्या? धारापुरी गुफा। ठीक है। और यहाँ पे कितनी टोटल 7 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं। और इनमें जो मेनली भगवान शिव के जो चित्रण किया गया है, ठीक है, वहाँ पे भगवान शिव के मोस्टली चित्र बनाए गए हैं। और इन चित्रों में सबसे जो प्रमुख है वो एक त्रिमूर्ति है। क्या है? त्रिमूर्ति है, जिसमें भगवान शिव के अलग अलग रूप को दर्शाया गया है। किसको? भगवान शिव के जो अलग अलग रूप हैं उनमें दर्शाया गया है। इसमें जो सबसे मुख्य मूर्ति है उसमें जो भगवान शिव है वो बिल्कुल गंभीर मुद्रा में दिखाई देते हैं। गंभीर मुद्रा में दिखाई देते हैं। दूसरी जो मूर्ति है उसमें जो भगवान शिव का पंचमुखी अवतार है या पंचमुखी परमेश्वर अवतार है उसको दिखाया गया है। और जो तीसरी मूर्ति है उसमें दिखाया गया है भगवान शिव के अर्धनारीश्वर को, अर्धनारीश्वर रूप को। तो ये जो वहाँ की सबसे प्रमुख एक मूर्ति है जिसको त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान शिव के 3 अलग अलग जो रूप है उनको दिखाया गया है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये जो लाहो है ये संबंधित है हमारा मेघालय राज्य से। ठीक है। अगर हम बात करें बिहार के लोक नृत्य की, तो बिहार का जो लोक नृत्य है वो है झिंझिया। कौन सा? झिंझिया। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में है घूमर। हरियाणा में क्या है? घूमर। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे प्रमुख है, लेकिन उनमें जो सबसे मेन है वो है कथक। वो है कथक। ठीक है। इसके अलावा चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा, कजरी नृत्य, काफ़ी सारे नृत्य प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो है कथक। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन थंडर 2020 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो थंडर 2020 था वो पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चलाया गया था। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज उन जीवों को क्या कहा जाता है जो जीव शिशु संततियों को जन्म देते हैं? उन्हें कहा जाता है जरायुज। इसमें क्या होता है? बच्चे का जो विकास है वो भ्रूण में होता है और जीवित संतानों को जन्म दिया जाता है, उनको बोला जाता है जरायुज। विखंडनशील क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। विखंडनशील जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, और वो क्या करते हैं? एक कोशिका से टूटकर क्या बनाते हैं? 2 कोशिकाएं बनाते हैं, जिससे 2 जीवों का निर्माण होता है। उसको इस विधि को बोला जाता है विखंडन प्रजनन। ठीक है। अंडज क्या होता है? जो जीव अंडे देते हैं, बच्चा अंडे में पलता है और फिर उससे बाहर निकलता है, उसको बोला जाता है अंडज प्रजनन। और अंडज जरायुज क्या होता है? ये जरायुज और अंडज दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें बच्चा पहले अंडे में होता है, उसके बाद अंडा फूटता है, अंडे से निकलता है और अंडे से निकल के माता के गर्भ में ही रहता है, बाहर नहीं आता है। ठीक है। वो होता है अंडजरायुज प्रजनन। ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन था? ये थी हमारी रानी रामपाल, जो एक हॉकी प्लेयर है। कौन सी है? हॉकी प्लेयर है। ये 2019 में था। और अब जो 2023 का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा, वो दिया जाएगा दिसंबर 2023 में। और इसके लिए हमारे देश से जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया है। नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया है और हम आशा करते हैं कि इस बार ये अवार्ड ज़रूर जीतेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है वो सभी गेम्स में काफ़ी अच्छा रहा है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो वो है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या करता है? योजनाएं लागू करता है। वित्त मंत्रालय क्या करता है? योजनाएं लागू करता है और उन योजनाओं को अलग अलग समितियों, बैंकों द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज खालिस्तान आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, तो उसको हम बोलते हैं मुहाना। उसको हम क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा स्थान होता है? ये जहाँ पे कोई भी नदी आके समुद्र के अंदर मिलना स्टार्ट कर देती है ना, उस एरिया को बोला जाता है। उस एरिया को क्या बोला जाता है? मुहाना बोला जाता है, ठीक है। और इसको सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो नदियों के साथ जो उपजाऊ कण या जो भी उपजाऊ भूमि कण आते हैं वो यहीं पर आकर इकट्ठा होते हैं और ये एक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मरुधान की, तो मरुधान क्या होता है? मरुधान होता है वनस्पति उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जहाँ पे बन जाती हैं। जब कोई भी नदी समुद्र में आके मिलती है तो वहाँ पे किनारे पे जो बनता है उपजाऊ क्षेत्र, उसमें जो वनस्पति बन जाती हैं, उग जाती हैं, उसको बोला जाता है मरुधन, ठीक है। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है नदियों द्वारा लाई गई गाद से जो चीज़ बनती है। नदियों द्वारा जो पहाड़ों से होते हुए वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें नदियाँ अपने अंदर लपेट के लाती हैं, वो एक किनारे पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं, उसको बोला जाता है डेल्टा, ठीक है। लैगून क्या होता है? लैगून होता है कोई भी एक बड़ा जल स्रोत है, उसके पास कोई एक छोटा सा तालाब, झील या पुल टाइप कोई चीज़ बन जाती है एक छोटी सी संकरी सी धारा के अकॉर्डिंग, तो उसको बोला जाता है लैगून। और इस लैगून से झील, तालाब कुछ भी बन सकता है। और भारत में ऐसी जो झीलें हैं, लैगून झीलें, उनमें है सबसे मेन चिल्का झील। कौन? चिल्का झील। उसके बाद पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। और उसके बाद कोलेरू झील। कोलेरू झील, ये जो 3 झीलें हैं ये हमारी लैगून झीलें हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील की, तो वो है तांगानिका। तांगानिका। और ये है हमारी जाम्बिया में। कहाँ पे? जाम्बिया में, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस भारतीय सितारवादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतक प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक रूप से आगे बढ़ती जा रही थी? वो थे विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? पहले जो मौखिक परंपराएं थी, जो हमारी संगीत परंपराएं थी जो सिर्फ मौखिक रूप से आगे बढ़ रही थी, उनको सांकेतिक प्रणाली में कन्वर्ट किया, ठीक है। मतलब इन्होंने संगीत को लिखना शुरू किया। ओके, उसके बाद जैसे कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में खालिस्तान रुपए की राशि का दावा किया जा सकता है, वो है 1.5 लाख, ठीक है। तो वर्ष 2020 में जो बजट घोषित किया गया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु ऋण पर जो ब्याज की कटौती थी उसको 1.5 लाख कर दिया गया था, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, संशोधित किया जा सकता है? वो है संसद में गणमूर्ति। संसद में गणमूर्ति क्या होता है? संसद में गणमूर्ति का मतलब है कि संसद की बैठक को आयोजित करने के लिए
किसको? बैठक को आयोजित करने के लिए जो उपस्थित आवश्यक सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या कि भाई एक किसी भी संसद की बैठक को आयोजित करने के लिए जो आवश्यक सदस्यों की संख्या है उस संख्या को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो मेन सभाएं हैं, जैसे हमारी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, इनमें जो गणमूर्ति है या इनमें जो इनकी बैठक आयोजित करने के लिए जो आवश्यक सदस्यों की संख्या है वो है जितनी भी हमारे सदस्य हैं उनका 10वां हिस्सा। कितना हिस्सा? 10वां हिस्सा। तो इस 10वें हिस्से को कम या ज़्यादा साधारण बहुमत द्वारा करके संशोधित कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। तो आज हमने किए करंट अफेयर्स और जीके के 25 क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।